अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर मजीद है और आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है यूनिट नंबर 10 का। यूनिट जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के हवाले से, ठीक है जी। तो पहला हमारा जो टॉपिक है आज का लेक्चर नंबर 1 में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो बेटा जी, इससे पहले हम लोग क्लास 9th में वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी जो है काइंड ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी जो है टू एंड फ्रो मूव करती है अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि इस तरीके से वो मूव करती रहती है, जिसकी एग्जांपल आप सिंपल पेंडुलम या सीसा की भी ले चुके हैं। तो अब उस वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है, एक स्पेशल टाइप है जिसे आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इधर उसने बात की है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। फ्रॉम द मेन पोजीशन से लेकर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि वो मेन पोजीशन ही की तरफ है, यानी कि उसने वापस जो रिटर्न होना है वो मेन पोजीशन ही की तरफ होना है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। आपने क्या किया जी, आप पार्क में जाते हैं मुख्तलिफ, आप एक पीक पर बैठते हैं, एक झूला होता है पीक जिसे कहा जाता है। आप अपने दोस्त को कहते हैं यार मुझे झूला दो, तो वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर ले जाके झूले को छोड़ता है। तो आप देखते हैं कि उस झूले की एक्सेलरेशन कम है, ठीक है जी। अब वो डिस्टेंस बढ़ा के 4 मीटर कर देता है, तो आप देखते हैं एक्सेलरेशन तेज हो गया। फिर वो 8 मीटर पर ले जाता है तो एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि जितना फासला बढ़ाओगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना बॉडी मेन पोजीशन से दूर जाएगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा जो हिस्सा है इस आपकी डेफिनेशन का, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि वो क्या है आपकी मेन पोजीशन की तरफ है, यानी कि आपकी मेन पोजीशन पर ही आके रुकना है। जहां स्पिंग आपने शुरू की थी वो वापस वहीं पर ही रुकनी है। तो बेटा ये आपके पास डेफिनेशन थी, इस चीज को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो अब आपके पेपर में एक पहला सवाल आता होता है अक्सर कि मैस स्प्रिंग सिस्टम से सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। तो उसको अब हम देख लेते हैं कि अब हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा ये आपके पास क्या है, मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, इस स्प्रिंग को मैंने एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ, एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है एक साइड से, और दूसरी साइड पर इसमें मैंने मैस m को बांधा हुआ है बेटा। ये पहली डायग्राम है, ठीक है जी। दूसरी डायग्राम में मैं उसी वाले स्प्रिंग को यहां से पकड़ के खींचता हूं, इस तरफ खींचना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरफ खींचा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाई और ये इस A पोजीशन पर आ गया, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन आपकी दूसरी पोजीशन जो है उस पर A पर पहुंच चुका हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम इसका फिनोमेना देखते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं। तो पहले ओरिजिन पर था, यानी कि अपनी मेन पोजीशन पर था, फिर मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, खुद से हाथ से पकड़ के इस पर यू फोर्स लगा रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होगा, आपके पास ये यहां पर आ गया। अब ये स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है, इसमें स्ट्रेचनेस आ चुकी हुई है, ठीक है बेटा जी। तो यहां पर जब ये आएगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, आप देखेंगे कि इस स्प्रिंग में कोई ऐसी ताकत होगी, कोई ऐसी फोर्स होगी जो कि आपके हाथ को पीछे की तरफ खींच रही होगी, ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो कि स्प्रिंग में क्या होती है, रिस्टोर हो चुकी हुई होती है।
तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या होती है, ये स्प्रिंग को पुश करती है या पुल करती है अपनी मेन पोजीशन की तरफ, कि भाई स्प्रिंग में ले आया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, इसे अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है जी, तो यहां से इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाती है, तो ये वापस शिफ्ट बैक होना शुरू हो जाता है, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां से ये जाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, और अब ये यहाँ पर अपनी मेन पोजीशन पर नहीं रुकता, इसे चाहिए कि यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि हमने शुरू तो यहीं से किया था, लेकिन क्या है इसमें इनर्शिया मौजूद है। तो इनर्शिया आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट ऑफ चेंज में कोई भी बॉडी जिसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी स्टेट क्या है, अब इस स्प्रिंग की यहां से जाते हुए स्टेट क्या है, इसकी स्टेट है बेटा, इसकी स्टेट है मोशन। तो ये अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखेगा, ये यहाँ मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखता हुआ इस बी पोजीशन पर चला जाएगा, जो कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है आपके पास। तो यहाँ पर स्प्रिंग आके इस तरह दब जाता है, इस तरह कंप्रेस हो जाता है, तो ये कंप्रेस्ड स्टेट है आपके पास स्प्रिंग की। अब क्या होगा, अब यहाँ जो स्प्रिंग में फोर्स है, तो ये फोर्स क्या करेगी, ये रिस्टोर हो चुकी थी अब यहाँ पर फोर्स, इसमें जिस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी की समझ लेंगे, इसमें रिस्टोर हो चुकी थी है, अब ये वापस जाना शुरू कर देती है, इस स्प्रिंग को वापस ले जाना शुरू कर देती है। तो इस तरह आपका जो स्प्रिंग है ये बैक एंड फोर्थ या टो और फ्रो मोशन जो है अपनी मेन पोजीशन के अलोंग जारी रखेगा, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह ये ओ के अलोंग अपनी जो पोजीशन के अलोंग, मेन के अलोंग अपनी जो है मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या आप इसको टू और फ्रो मोशन कह सकते हैं, तो ये जारी रखेगा। ये आप एग्जांपल दे रहे हैं किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको यही बताता है कि आपके पास ये वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है। तो वाइब्रेटरी क्या है, मेन पोजीशन के अलोंग बैक और फोर्थ मोशन, तो ये भी तो बैक और फोर्थ हो रही है, ये भी बैक और फोर्थ हो रही है आपकी मेन पोजीशन के अलोंग, इसको नजर में रखते हुए ये बैक फोर्थ, ये इस तरह ये जारी रहेगी आपके पास। ठीक है जी, अब हम इसके साथ जो टर्म एसोसिएटेड हैं उनको देख लेते हैं। अब ये मेन पोजीशन को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब मेरे बेटे बात यहाँ पर गौर से आपने देखना है कि मेन पोजीशन पर इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ठीक है जी, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये अपनी जगह पर रुकी हुई है। मैं यहां से हिलूंगा, कहीं और जगह पर जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, अदरवाइज माय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, रुका हुआ ना, मेन पोजीशन है ना, यानी कि पहली पोजीशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है जी, अब जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, बॉडी ना तो एक्सेलरेट करेगा, जब एक्सेलरेट नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब रहेगी इसकी बात F इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा याद रखिएगा ये वाली फोर्स जो है ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है जी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो कि आप जब भी पुश और पुल करती है मेन पोजीशन, जब ये पहले से मेन पोजीशन की तरफ है तो इस पर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये आपके पास F भी जीरो हो गया। तो ये तीन चीजें बेटा डिफाइन हो गई। अब वेलोसिटी यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। अब आप ये देखिए, मैंने काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपके पास, ये होती है जी हाफ mv²। मास तो बॉडी का है लेकिन वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद क्या हो जाएगी जी, ये भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वहां पर आपके पास क्या होता है जी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो होगी। तो बेटा ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो मास रहेगा, वेलोसिटी जब होगी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद मैक्सिमम हो जाएगी। अब जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है बेटा जी, क्योंकि उसने पोजीशन को लेकर चलना है और उसने मोशन को लेकर चलना है।
अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए को कि भाई ए एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होने वाला है। ठीक है जी। अब मैंने इसको फोर्स लगा के यहां से उठाया था, असल में इसको यहां से उठा के यहां पर लेकर आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैक्सिमम हो चुका है बेटा। डिस्प्लेसमेंट मैंने मैक्सिमम करवा दिया यहां पर। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो जो आपके पास फोर्स है जिसे आप लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तो वो भी मैक्सिमम होती है। ये आप लोग हुक्स लॉ से इसको देख सकते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में हुक्स लॉ में। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी मैक्सिमम होगी। अभी मैं एग्जांपल देके आता था पिंग की, कि जितना दूर ले जाओगे तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो एक्चुअल में पिंग में आने वाली फोर्स है, वो जो आगे पीछे खींच रहा होता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है आपकी, तो वो भी क्या होगी आपके पास मैक्सिमम होगी। फोर्स मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने डिफाइन कर दी। अब वेलोसिटी आपके पास क्या है, यहां पर जीरो आती है, तो वेलोसिटी जीरो आएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद जीरो पर आ जाएगी बेटा। तो जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सॉरी वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। तो इसी तरह आप अपनी क्या करें जी, इस पोजीशन को डिफाइन कर लें बी को। तो जो ए के साथ हो रहा है वो बी के साथ भी वही कुछ हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, वहां स्ट्रेच हो रहा है, वहां पर कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी फासला मैक्सिमम है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई मेन पोजीशन से देखो। तो जब मेन पोजीशन से देख रहे हैं तो चाहे फासला इधर हो या इधर हो तो हमारे लिए वो क्या होगा जी, मैक्सिमम है। तो फोर्स भी क्या होगी, रिस्टोरिंग मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन। तो बेटा आपने हुक्स लॉ से क्या पढ़ रखा है कि जितना फासला बढ़ाओगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी आपके पास बढ़ेगी। तो मैं फासला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ कांस्टेंट जो है यहाँ पर लगाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो के है, के क्या है, इसको स्प्रिंग कहा जाता है और ये स्टिफनेस के बारे में बताता है। जिसकी स्प्रिंग की, जो स्प्रिंग हार्ड होता है उसकी के की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो सॉफ्ट होता है उसकी के की वैल्यू आपके पास कम होती है। अब बेटा यहाँ पर कोई वापस में तो भी कोई फोर्स लग रही है ना, वो F = ma है। तो मैं इसे कहता हूँ ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों पे इक्वेट करता हूँ तो -kx = ma, तो -k को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो m/k है, ये जो m/k है बेटा, ये मैं लेता हूँ कांस्टेंट। तो जब इक्वल के साथ कांस्टेंट मौजूद हो तो आप क्या करते थे, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, इक्वल और फिर कांस्टेंट। अगर इक्वल और कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी लग जाती है। तो इक्वल और कांस्टेंट मौजूद है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पर लग जाएगा और साथ क्या आ जाता है, -a। तो आपके पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि माइनस कहां से आया और यहां पर क्यों आया। तो माइनस इसलिए आया कि भाई उसने वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न करना है, तो उसके लिए आप लोग माइनस का साइन देखते हैं। तो यहां भी माइनस इसी से आया है कि आपको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है जी बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।